तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस चैनल एसबी मंदिर। ओके, सो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 साइंस का 5 चैप्टर। ओके, सो लेट्स गो स्टार्ट। और 5 चैप्टर का मतलब जंतुओं में जनन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गो स्टार्ट। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो मैं बताई दिया कौन से क्लास का, कौन से चैप्टर का और कौन से सब्जेक्ट। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पिल्ला, चूजा, कुकुट, बिलोटा। ओके, 4 ऑप्शन है। सही होगा चूजा। मुर्गी के बच्चे को हम लोग चूजा कहते हैं। ये बहुत नॉर्मली क्वेश्चन, ओके, सबको ही पता होगा। फिर जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती हैं? जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती हैं? ओके, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। नंबर 1 में 2, 3, 4, 1। सही आंसर होगा 2। जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती हैं। ओके, आप सबको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं और जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती हैं। तो चलिए चलते हैं तीसरे नंबर की क्वेश्चन की ओर। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें नंबर में 2 नंबर दिया हुआ, गलती हो गया होगा टाइप करने में। तो चलिए चलते हैं, इस नंबर को पढ़ते हैं जो भी है। जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जाति की जो निरंतरता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन है पाचन, पालन, जनन, पोषण। जनन जरूरी है, क्योंकि जनन होगा तो जाति में और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहेगा, उसकी निरंतरता बनी रहेगी। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। तो चलिए चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर। और इसमें नंबर गलत दिया हुआ है। तो शुक्राणु कैसे होते हैं? चौथे नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु कैसे होते हैं? बहुत सूक्ष्म होते हैं शुक्राणु। ऑप्शन को ज़्यादा मत पढ़िएगा, क्योंकि ऑप्शन को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए आंसर ही ज़रूरी है। आंसर को पढ़िएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, अलग अलग ऑप्शन रहेगा, उसमें से बहुत सूक्ष्म जहाँ रहेगा उसको टिक कीजिएगा। ओके, और उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है जंतुओं में निषेचन किसमें होता है? यहाँ ऑप्शन बहुत गलत दिया हुआ है, मुझे टाइप करने में गलती हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, जंतुओं में निषेचन किस में होता है? इसका ऑप्शन चेंज कर देंगे, जंतुओं में निषेचन किस में होता है। ओके, तो चलिए चलते हैं, इस नंबर को पढ़ते हैं, 6वें नंबर की। इसमें 5 दे दिया गया, मतलब पूरा सब नंबर में गलत हो गया। किस जंतु में निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है? कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है? जैसे मानव में शरीर के अंदर होता ना, तो इसमें होगा नर जंतु, मादा जंतु, ए और बी दोनों मादा जंतु। इसमें भी थोड़ा ऑप्शन में गलत दिया गया है, कहे कि मादा में तो होता है, पर मानव मादा में उसमें शरीर के अंदर होता है। मेढक के अंदर, सांप के अंदर, मछली के अंदर, उसमें शरीर के बाहर होता है। ये सब आप ऑप्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका के सामान्य संगठक किसमें पाए जाते हैं? कोशिका के सामान्य संगठक किसमें पाए जाते हैं? शुक्राणु में। ओके, शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होते हैं क्या कहलाता है? मादा के शरीर का जो अंदर होता है ना, वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन। ओके, वहाँ पे दिया था 4 नंबर के क्वेश्चन में, मादा किसके शरीर के अंदर निषेचन होता है, और वही होगा मादा शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो चलिए चलते हैं 8 यानी कि 9 नंबर के क्वेश्चन में, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर। नर तथा मादा का संयलन क्या कहलाता है? नर और मादा का संयलन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, 3 नंबर में जनन कोई भी नहीं, लैंगिक होगा। नर और मादा का संयलन लैंगिक होगा। ओके, 10 नंबर का क्वेश्चन है,
रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार होता है? लार्वा, प्यूपा, वयस्क और प्रसवी। ये सब रेशम कीट का जो है ना मतलब बच्चा से लेकर पूरा वयस्क तक पूरा उसका नाम दिया है। लार्वा सबसे छोटे को बोलते हैं, प्यूपा उसके बड़े को, वयस्क उसके बड़े को, सबसे बड़े को। ओके, तो इसमें सही आंसर होगा उपप्रसवी। ओके, 10 नर और मादा का संयोजन लैंगिक जनन कहलाता है। रेशम कीट के जीवन चक्र को उपप्रसवी यानी कि वयस्क, लार्वा, प्यूपा। तो चलिए चलते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, जरायु जंतु कौन से हैं? जरायु जो है कौन से जंतु हैं? गाय, कुत्ता, बिल्ली, उपप्रसवी। उपप्रसवी ये सभी जरायु जंतु हैं, क्योंकि जो जंतु अपने ही जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं। जैसे मुर्गी अपने जैसे जंतु को जन्म नहीं देती, वह अंडा देती, उसे अंडप्रजक कहेंगे। ओके, तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नीचे में वो क्वेश्चन मैं दे ही दिया हूँ, जरायुज, अंडप्रजक, युग्मनज, गर्भाशय, उसे उन्हें कहते हैं अंडप्रजक। ओके, तो चलिए चलते हैं चौथे, और इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जरायुज जंतु में बिल्ली, कुत्ता ये सब आएंगे जो अपने ही जैसे जीव को जन्म देते हैं, और अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंडप्रजक। ओके, तो 13 और 14 नंबर के क्वेश्चन को चलिए चलते हैं, समझते हैं। ओके, तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? मुर्गी के, मेढक के, गाय के, कुत्ते के। मुर्गी के अंडे आप बारिश के दिनों में तालाब अगर जाते हैं तो वहाँ आपको मिलेगा, और पूरा लचीला टाइप का अंडा जो होता है वो मेढक का अंडा होता है, पूरा लंबा निकल है। ओके, वो कवच से ढके नहीं होते। जैसे मुर्गी का अंडा कवच से ढका होता है, बाहर में वाइट जो टाइट होता है उसे कवच कहते हैं। ओके, और किस कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? कोशिका का हर एक भाग में क्या होता है? केंद्रक। ओके, कोशिका में केंद्रक होता है हर एक भाग में। किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते? मेढक के। कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होते हैं? केंद्रक। तो चलिए चलते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक, अलैंगिक, निषेचन, संयोजन। अलैंगिक कहते हैं। एक ही जीव अगर एक नए संतति का उत्पन्न करता है, एक नए संतान का उत्पन्न करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आज का सेशन खत्म होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। अगला चैप्टर मतलब साइंस का 6 चैप्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच। और फ्रेंड, मैं आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इसके लिए एक सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए।